नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्थ निर्णय के साधन। ये अर्थ निर्णय के साधन जो है ये एक अध्याय है अर्थ विज्ञान के अंतर्गत, और अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान जिसे हम लोग अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक्स कहते हैं उसके अंतर्गत आता है। तो चलिए इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं अर्थ निर्णय के साधन। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अर्थ निर्णय क्या है। देखिए, विश्व की लगभग सभी भाषाओं में दो तरह के शब्द उपलब्ध होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। पहला होता है एकार्थक, दूसरा होता है अनेकार्थक। एकार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं, और अनेकार्थक उन्हें कहते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। लेकिन कहीं कहीं स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि एकार्थक शब्दों के अर्थ भी अनेक अनेक रूप ले लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदि ग्रंथ साहित्य दर्पण में एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधनों की तालिका प्रस्तुत की गई है, जिनकी कुल संख्या 10 है। अर्थात ये जो 10 हम लोग पढ़ेंगे इससे हम लोग अर्थ निर्णय करना सीख जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है वक्ता, उसके बाद बोद्धा या श्रोता, वाक्य, अन्य सन्निधि, वाच्य, प्रस्ताव या प्रकरण, देश, काल, काकू और अंतिम में है चेष्टा। तो हम लोग एक एक करके इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वक्ता पर। ये देखिए, वक्ता जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं। यदि कोई कहे कि मित्र संध्या हो गई है, तो इसका अर्थ वक्ता के अनुसार अलग अलग रंग रूप धारण कर लेता है। वास्तव में अर्थ निर्णय का यह साधन अपनी विचित्र भूमिका निभाता है। अभी हम लोग यहाँ जो एक सेंटेंस देख रहे हैं, मित्र संध्या हो गई, तो देखिए इस वाक्य को यदि कोई व्यापारी कहे तो उसका अर्थ होगा कि अब दुकान बढ़ाने का समय आ गया है, अर्थात अब हम लोग अपनी दुकान को क्लोज कर देते हैं। यदि पुजारी कहे, मंदिर का कोई पुजारी कहे, तो इसका अर्थ होगा कि मंदिर में दीपक जलाने का समय हो गया है या आरती शुरू करने का समय हो गया है। यदि विद्यार्थी अपने मित्र से कहे तो इसका अर्थ हो गया कि हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब आज की पढ़ाई को हम लोग यहीं रोक देते हैं। और यदि एक कारखाने का मालिक या मिल का मालिक अपने मजदूरों से या अपने कामगारों से कहे तो इसका अर्थ होता है कि आज का काम हम लोगों को यहीं रोक देना है। सिनेमा का शौकीन व्यक्ति अगर ये वाक्य किसी और व्यक्ति से कहे तो वो समझेगा कि अब सिनेमा जाने का या फिल्म या मूवी जाने का समय हो गया है। तो आशय यह है, या कहने का मतलब यह है कि भिन्न भिन्न स्थिति के वक्ताओं के भेद से उक्त वाक्य से भिन्न भिन्न अर्थ निकलेगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है। अब हम लोग आएंगे दूसरे बिंदु पर, जो है बोद्धा या श्रोता। देखिए, बोद्धा या श्रोता दोनों एक ही है। इसे हम लोग अंग्रेजी में लिसनर कहते हैं, सुनने वाला, लिसनर। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिहारी का एक दोहा यहाँ प्रस्तुत करके इसे बड़े ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वक्ता के समान ही एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्धारण में बोद्धा भी सहायक होते हैं। जैसे वक्ता से तो हम लोगों ने देखा, अब बोद्धा या श्रोता से भी अर्थ निर्धारण में हम लोगों को काफ़ी सहायता मिलती है। वक्ता के द्वारा कही गई बात का अर्थ श्रोता अपने अनुसार ही तो तय कर लेता है, दूसरे के लिए उसका मूल्य कुछ नहीं होता। बिहारी का ये दोहा देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचार, बाज पराए पानी परी तू पच्छ ही न मार। राजा जयसिंह की आंखें खोलते हुए बिहारी जी ये दोहा लिखते हैं और कहते हैं कि आप एक मुगल शासक के अधीन में काम कर रहे हैं और आप अपने ही बिरादरी के लोगों को मार रहे हैं। यहाँ पर बाज जो है वो और कोई नहीं बल्कि राजा जयसिंह है, और पच्छही जो है वो हिंदू राजा ही थे। लेकिन ये जो बाज जयसिंह है वो मुगल राजा शाहजहां के अंदर पड़ गया है, उसके अंदर काम कर रहा है, और शाहजहां के कहने पर वो खुद तो अपने उपभोग के लिए पक्षियों को नहीं मार रहा है, बल्कि जो पक्षी मार रहा है वो राजा शाहजहां को दे रहा है। इसलिए यहाँ पर
बिहारी जी आंखें खोलते हुए कहते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें ना ही स्वार्थ है, ना ही वो एक प्रकार का सुकर्म है, उसमें तो मेहनत भी जा रही है, बेकार का श्रम जा रहा है। अब तो इन पर विचार करो हे पक्षी राजबाज, कुछ तो विचार करो। पराए पानी परी अर्थात दूसरे की शान के लिए तुम पक्षियों को क्यों मार रहे हो? तब जाकर राजा जय सिंह की आंखें खुलती है और वो अपने बिरादरी के राजाओं को हराना या उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित करना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लीजिए। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंधे हो आगे कौन हवाल। अर्थात राजा जय सिंह ने एक बहुत ही कम उम्र की कन्या से विवाह कर लिया था और उसके प्रेम पाश में फंसकर वो दिन भर रनिवास में ही रहते थे। राजपाट से तो उन्होंने अपना नाता ही तोड़ लिया था। उनकी पहली पत्नी भी राजा के इस स्वभाव से बहुत परेशान हो गई थी, प्रजा भी त्रस्त हो गई थी। तब उनकी आंखें खोलने के उद्देश्य से बिहारी जी ने ये दोहा उन्हें लिखकर भिजवाया, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसी कली जिसमें ना तो पराग है, जिसे अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं, ना तो पराग है और ना ही वो अभी खिली है, वो तो एक मामूली सी कली है, वो खिली नहीं है। और ये जो भंवरा है वो अभी से ही उस कली के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन वो कली खिलकर फूल बन जाएगी उस दिन तो ये भंवरा का क्या हाल होगा, वो तो पागल ही हो जाएगा। ये बात जब राजा को पता चली तो उनकी आंखें खुल गई और फिर से वो अपने राजपाट के कार्यों में संलग्न हो गए। तो देखिए, ये दोहा राजा जयसिंह को लक्ष्य करके बिहारी ने लिखा था। इसका अर्थ जो उन्होंने समझा वह उन्हीं के लिए संभव था, जिसमें बिहारी ने पक्षियों की हत्या न करने की सलाह दी थी या भौरे के रूप में उन्हें बताया कि कली से तू अभी इतना आसक्त मत हो। और यही दोहा अगर किसी दूसरे को भेज दिया जाए तो ये उसके समझ के बाहर होगा। इसीलिए श्रोता भी एक अहम भूमिका निभाता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे बिंदु पर, जो है वाक्य। देखिए, वाक्य जिसे हम लोग अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं, स्वतंत्र या पृथक रहने पर शब्द का जो अर्थ होता है वह कभी कभी वाक्य में आ जाने पर कुछ भिन्न अर्थ देने लगता है। यदि किसी से पूछा जाए कि कल तुम कटक गए थे ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो ना है ना, ये ना जो है वो नेगेटिव सूचित करता है, नकारात्मक, ठीक है ना। निषेध अर्थ में इसका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ निषेध के अर्थ में ना होकर विधि के अर्थ में हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में ना का प्रयोग हो रहा है। ना का स्वतंत्र, या जब हम लोग ना को ऐसे स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ये ना निषेध का प्रयोग ना होकर विधि का प्रयोग कर रहा है। उसी प्रकार हम लोग दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, घर में माता पिता कुशल से हैं ना। तो देखिए यहाँ जो ना है, पुनः यहाँ ना निषेध का सूचक ना होकर विधि का सूचक हो गया, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, अगर ना, नहीं या मत जो निषेध सूचक के प्रतीक हैं, ये नहीं भी होंगे, बावजूद इसके वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में होगा। तेरी हिम्मत कि तू वहां जाएगी, अर्थात तुझे वहां नहीं जाना है। ये वाक्य तो लग रहा है विधि सूचक है, लेकिन वास्तव में ये जो है वो निषेध सूचक वाक्य है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर वाक्य में कुछ शब्द जो स्वतंत्र रूप से अलग अर्थ देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ अलग अर्थ दे सकते हैं। इसीलिए वाक्यों से भी हम लोग अर्थ का निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अन्य सन्निधि। सन्निधि का मतलब होता है, देखिए, क्लोजनेस। इसका अर्थ किसी दूसरे की समीपता से है, किसी दूसरे की समीपता से। कभी कभी वक्ता या श्रोता अर्थ निर्धारण में असमर्थ सिद्ध होते हैं। ऐसे अवसरों पर इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु अर्थ निर्णय करने में सहायक होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोयल मधु से उन्मत्त हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या है, मधु कहने का मतलब क्या, मधु कहने का मतलब ये नहीं कि शहद, यहाँ मधु कहने का मतलब हुआ वसंत ऋतु। ये देखिए, कोयल वसंत ऋतु से उन्मत्त हो रही है, अर्थात वसंत ऋतु में वो कूकना शुरू कर दे रही है, तो उन्मत्त हो रही है। यहाँ मधु
जो अर्थ है वो अर्थ नहीं दे रहा, उसके समीप कोई अर्थ दे रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरा अर्थ लीजिए, अपने अफसर बेटे को देखकर माँ के आंसू छलक पड़े। तो देखिए, आंसू छलक पड़ना नॉर्मली रोना, दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, लेकिन यहाँ पर अपने अफसर बेटे को देखकर, अर्थात उसका बेटा अफसर बन गया, और अफसर बेटे को देखकर जब माँ के सपने पूरे हो गए तो खुशी से उसके आंसू छलक पड़े। तो यहाँ पर देखिए, समीपता के अनुसार या सन्निधि के अनुसार भी हम लोग अर्थ का निर्धारण करते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, वाच्य। वाच्य को हम लोग वॉइस भी कहते हैं, इसे हम लोग कथन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। वाच्य से भी शब्दों का अर्थ निर्णीत होता है, डिसाइड होता है। इसके लिए मैं पुनः बिहारी जी का एक दोहा यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इति आवत चली जात उत चली 6-7 कहात, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उषासनी साथ। देखिए, इन पंक्तियों का लक्ष्य केवल यही बताना है कि एक महिला, एक स्त्री, एक प्रेयसी अपने प्रियतम के वियोग में अत्यंत कृशघात हो गई है, कमजोर हो गई है, दुर्बल हो चुकी है, लेकिन उसे बिहारी जी ने कुछ अलग ही तरीके से बताया है। और उनके इस बताने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि जब कोई विरह में होता है, किसी की यादों में होता है, तो उसे कितना कष्ट, कितना दुख होता है। बिहारी जी इस दोहे में कहते हैं कि एक ऐसी नारी, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी महिला जो अपने प्रियतम की याद में या प्रियतम से दूर हो जाने के कारण इतनी कृशघात, इतनी कमजोर, इतनी दुर्बल हो गई है कि जब वो सांस अंदर लेती है तो मानो 6-7 कदम पीछे चली गई हो, और जब वो सांस छोड़ती है तो लगता है कि वो 6-7 कदम आगे आ गई हो। उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो एक झूले पर बैठी है जो आगे पीछे हो रही है, वो इतनी कमजोर हो गई है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है प्रस्ताव या प्रकरण। इसे अंग्रेजी में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, और प्रकरण भी इसका एक नाम है। एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय में प्रकरण को प्रधान साधन माना गया है। वास्तव में प्रकरण के बिना अर्थ निर्णय संभव नहीं। प्रत्येक वाक्य का सुनिश्चित अर्थ प्रकरण के द्वारा ही बताया जा सकता है। प्रकरण के आधार पर शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। यदि कहा जाए कि सूर्यास्त हो गया है, तो श्रमिक इसका अर्थ लेंगे अब काम बंद कर देना चाहिए। ग्वाला पशुओं को घर ले चलने के अर्थ में लेगा। बच्चे पढ़ाई शुरू करने के पक्ष में लेंगे। इस प्रकार प्रकरण भेद से ही उक्त वाक्य के अनेक अर्थ निकलते हैं। ग्वाला अलग सेंस में, बच्चे अलग सेंस में, मजदूर अलग सेंस में। अब हम लोग आ जाते हैं 7वें नंबर पर, जो है देश। देखिए, देश या इसे हम लोग स्पेसिफिक प्लेस या स्थान विशेष के नाम से भी जान सकते हैं। स्थान विशेष से भी अर्थ तय करने में सुविधा होती है। जैसे एक शब्द है सिस्टर, ठीक है, तो जब हम लोग सिस्टर अपने घर में बोलते हैं तो उसका मतलब होता है बहन, ये मेरी सिस्टर है। बड़ी बहन भी हो सकती है, छोटी बहन भी हो सकती है, सिस्टर। लेकिन जब हम लोग गिरजाघर या चर्च में ये शब्द सुनते हैं सिस्टर, तो उसका अर्थ हुआ वहाँ पर धर्म सिखाने वाली एक महिला। और यही सिस्टर शब्द जब हम लोग चिकित्सालय या अस्पताल में कहते हैं तो वहाँ पर होता है एक ऐसी महिला जो मरीजों की सेवा शुश्रूषा करती है। अब हम लोग आ जाते हैं 8वें नंबर पर, जो है काल। देखिए, काल से अभिप्राय है समय विशेष। इसे हम लोग अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। यदि कोई सुबह उठकर राम राम कहता है तो उसका अर्थ होता है शुभकारी। किसी से मिले, कहा राम राम, ठीक है, अभिवादन, शुभकारी अर्थ। लेकिन यही जब हम लोग किसी ऐसे जगह से जाते जहाँ से बहुत बदबू आ रही है, कचरा इधर उधर फैला हुआ, बड़ी गंदगी फैली हुई है, राम 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 कह के हम लोग अपनी नाक और भौवें सिकोड़ लेते हैं। तो घृणास्पद की स्थिति में भी हम लोग राम राम शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि शव ढोते समय राम राम किया जाए तो उसका अर्थ करुणा संवलित होता है, राम राम।
तो हम लोग देख रहे हैं समय के अनुसार भी शब्द का अर्थ बदलता रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं 90वें नंबर पर, जिसे हम लोग कहते हैं काकू। अंग्रेजी में इसे हम लोग इंटोनेशन कह सकते हैं। काकू का अर्थ होता है कंठ से विशेष प्रकार की ध्वनि निकालना। यस, काकू का मतलब होता है कंठ से विशेष प्रकार की ध्वनि निकालना। साहित्य शास्त्रियों ने इसे ध्वनि विशेष माना है। अर्थ निर्णय में भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी से सामान्य तरीके से कह दे, भाई आजकल तुम खूब आनंद ले रहे हो, तो इसका सीधा अर्थ यही होगा कि आनंद लेने वाला व्यक्ति इस समय हर तरह की संपन्नता से युक्त है। ठीक है, लेकिन इसे ही यदि नाक भौं घुमाकर तथा कंठ में आरोह अवरोह उत्पन्न कर कहा जाए, भाई आजकल तुम खूब आनंद ले रहे हो, तो इस बार इसमें संशय उत्पन्न होगा कि उक्त व्यक्ति किस तरह का आनंद ले रहा है, वो किस तरीके के आनंद का भोगी है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं काकू, कंठ विशेष। बोलने के तरीके से भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम, जिसे हम लोग कहते हैं चेष्टा। इसे हम लोग सामान्य भाषा में एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और पुनः मैं एक दोहा जो बिहारी जी का लिखा हुआ है उसे यहाँ कोट करना चाहूँगा, लेकिन इसके पहले मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए, कभी कभी बिना कुछ मुंह से बोले केवल इशारे या संकेत आदि से ही अनेक कार्य संपादित कर लिए जाते हैं। इशारे इशारे में काम हो गया, उसे ही हम लोग चेष्टा कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी है कि एक नायक किसी नायिका से मिलने का समय पूछता है, लेकिन नायिका जो है वो अपनी सखियों से चतुर्दिक घिरी होती है, मतलब चारों तरफ से घिरी हुई होती है, और नायक को तो वो बोल नहीं सकती, वाचिक तरीके से तो बता नहीं सकती। इसीलिए वो क्या करती है कि अपने हाथ में एक फूल ले लेती है और फूल को अपने मुट्ठी में बंद कर लेती है। और इस बंद कर लेने की प्रक्रिया से ही नायक समझ जाता है कि अब साय वेला में जब फूल मुरझाने लगेंगे तभी मुलाकात होगी। तो देखिए, मुट्ठी में बंद कर लेने से ही नायक समझ जाता है कि दिन समाप्त हो जाने अथवा सूर्यास्त के समय ही नायिका से मुलाकात होगी। उसी प्रकार एक यहाँ देखिए, लखी गुरुजन बीच कमल सो शीस छुआयो श्याम, हरि सन्मुख कर आरसी ये लगाई बाम। बाम कहने का मतलब हुआ राधा। ठीक है, तो कृष्ण जो है वो राधा के पास जाते हैं और राधा को गुरुजनों के बीच देखकर वो गुरुजनों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके सामने कुछ भी नहीं कहते, बस राधा को देखकर उनके पास जो कमल होता है उसे अपने सिर से लगा लेते हैं। अर्थात वो ये कहते हैं कि हे राधा, तुम्हारे चरण तो कमल जैसे हैं, उन कमल जैसे चरणों को मैं अपने शीश में लगाता हूँ। तभी राधा क्या करती है, राधा के पास एक आईना होता है। ठीक है, आईना आरसी, राधा अपने हाथ में आरसी ले लेती है और हरि के सामने अर्थात वो कृष्ण के सम्मुख करती है और फिर उसे अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है कि आपको मेरे चरणों की वंदना करने की या चरणों के स्पर्श की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका स्थान तो मेरे हृदय में है। तो देखिए, ये बातचीत हो जा रही है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। तो इस तरीके से हम लोगों ने अर्थ निर्णय के सभी 10 साधनों पर अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे पुनः किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।